गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण की पुस्तक से पाठ 3 शब्द संरचना। आओ समझे ये शब्द संरचना क्या है। आप यहाँ देख रहे हैं एक लड़के की तस्वीर है, एक ढोलक और एक बजाना जो बजा रहा है। ठीक है, तो ये लड़का लड़का शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बना कैसे? ये व्यंजन है ल, आधा ला, जिसमें एक स्वर जुड़ा अ, उसी प्रकार से ड़, उसमें जुड़ा अ, उसी तरह से क और उसमें जुड़ा आ। यहाँ आ की मात्रा है इसलिए आ। तो ये कभी भी स्वर पूरा नहीं होता, आधा होता, जिस जब तक उसमें स्वर ना जुड़े। व्यंजन आधा होता है जब तक उसमें स्वर ना जुड़े। तो इस तरह से लड़का बन गया। ऐसे ही ढोलक, ढ में ओ जुड़ा है, फिर ल में अ जुड़ा है, क में अ जुड़ा है, तो इस तरह से हुआ ढोलक। और बजाना ब धन अ धन ज, उसमें आ, फिर न, फिर उसमें आ, बजाना। समझ में आया? वर्णों को मिलाकर ये शब्द बने हैं। शब्द के अलग अलग वर्णों को ही उसकी वर्तनी कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण अगर इधर उधर हो जाए तो उसका जो शब्द बनता है वो सही अर्थ वाला नहीं होता, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ निकलता मतलब ये सार्थक है। सार्थक मेल से बने शब्द, मेल से शब्द बनते हैं। उपसर्ग कुछ शब्दांश शब्दों के आगे पीछे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग और शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आपने ये पढ़ा ही होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। वर्णों को सार्थक क्रम में रखने से शब्द बनते हैं। इन शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, ये उप जो है आपका उपसर्ग है, और वन, वन तो आप जानते हैं, तो वन में उप को जोड़ दिया तो क्या हुआ? उपवन। ठीक है, उसी तरह से कन्या है, कन्या में सु अगर जोड़ दिए तो क्या हो गया? सुकन्या। तार में बे को जोड़ दिए तो क्या हुआ? बेतार। और वैसे ही मान में सम को जोड़ दिया तो क्या हो गया? सम्मान। तार अलग है लेकिन उसमें बे जोड़ दिया, बेतार, उसका अलग मतलब हो गया। ठीक है, इस तरह से जो उपसर्ग है शब्द के आगे जुड़ता है। आपने देखा कि वन शब्द से पहले उपशब्दांश जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। वन यानी क्या होता है? जंगल, और उपवन यानी होता है बगीचा। ठीक है, कन्या यानी लड़की होता है, लेकिन सु जोड़ दिया, सुकन्या यानी अच्छी कन्या। समझ में आया? अब वन का अर्थ है जंगल, उपवन का अर्थ है बगीचा। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग जोड़ने पर जो शब्द का अर्थ है बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उप शब्दांश उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। देखो, स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ, अगर उसके सामने अ जोड़ दिए तो क्या हो गया? अस्वच्छ, यानी वो गंदा है, साफ नहीं है। पढ़, अब उसके आगे अन जोड़ दिया तो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। गुण यानी जो उसमें विशेषता है, गुण है ना, जो अच्छाई है, लेकिन उसमें दुर जोड़ दिया तो दुर्गुण, यानी उसमें बुरे गुण हैं। उसी तरह से पुत्र, सुपुत्र, सु जोड़ दिया। दिन में प्रति जोड़ दिया, प्रतिदिन। जोर में कम जोड़ दिया तो कमजोर। इस तरह से उपसर्ग जो है सामने जुड़कर वाक्य जो शब्द है नए शब्द बनाते हैं और जिसका अर्थ भी अलग हो जाता है। अब प्रत्यय, अब ये प्रत्यय क्या है? इसी प्रकार कुछ शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? सामने, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दांश के पीछे, जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आती है। जैसे उपसर्ग के जुड़ने पर नया शब्द बना, उसका अलग अर्थ निकला, वैसे ही ये है। अब प्रत्यय भार में हीन जोड़ दिया, भार यानी वेट है, और हीन जोड़ दिए तो क्या हो गया? भारहीन, वेटलेस है वो। सफल है ना, उसमें ता जोड़ दिए, सफलता हो गया। भारत, और उसमें वासी जोड़ दिए, भारतवासी हो गया। समझ में दार जोड़ दिए, समझदार हो गया। भार का अर्थ है वजन, लेकिन हीन लगने से भारहीन हो गया, जिसका अर्थ है जिसमें वजन या भार ना हो। हीन शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। हीनता है ना, वासी, दार, ये सब क्या है? प्रत्यय है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए, देखो, पहाड़ में ई जोड़ दिए, क्या हो गया? पहाड़ी। धन में वान जोड़ दिया, धनवान। भारत में ई जोड़ दिया, भारतीय। एकता में त, एकता। अपना में पन, अपनापन।
चित्र में कार, चित्रकार। ठीक है, इस तरह से शब्द बने। अब शब्द के प्रकार देख लेते हैं। शब्दों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 आधारों पर बांटा जाता है शब्द के प्रकार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। अब ये उत्पत्ति के आधार पर क्या है, आइए हम समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। अब ये तत्सम शब्द, अब ये क्या है भला? तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द जब ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सत्य, रात्रि, दिवस, चंद्र, पत्र आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। मतलब जो शब्द संस्कृत में हैं उनको हिंदी में अपन एज इट इज उपयोग में लाते हैं। सत्य को हिंदी में क्या कहते हैं? सच। लेकिन अगर हम सत्य उपयोग कर रहे हैं मतलब वो शब्द कौन सा है? तत्सम, क्योंकि संस्कृत में भी सत्य ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ण, श, क्ष और ज्ञ वर्ण जिन शब्दों में आते हैं वे भी प्रायः तत्सम शब्द होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको पहचान मिल गया कि ण, श, क्ष, ज्ञ वर्ण जिन शब्दों में आते हैं वे प्रायः तत्सम होते हैं। तो अब देखते हैं तद्भव शब्द। अब ये संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, आँख, चांद, दही, दूध, नींद, पत्ता आदि। जैसे संस्कृत में अग्नि कहा जाता है ना, और दुग्ध कहा जाता है, निद्रा कहा जाता है, पत्र कहा जाता है। तो इसको अपन हिंदी में थोड़ा सा बदल कर अग्नि की जगह आग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इस तरह से इन शब्दों को थोड़ा सा बदल कर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके तद्भव शब्द। तत्सम यानी जिसको एज इट इज अपन उपयोग कर रहे हैं हिंदी में, और तद्भव यानी थोड़ा सा बदल कर हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक। अब देशज शब्द, ये क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि थैला, जूता, खिड़की, पैसा, रोटी, गद्दा, कूड़ा आदि, है ना। अपने देश में जो उपयोग किए जाते हैं, है ना, उस जगह पर जो शब्द उपयोग होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशों से हैं, जैसे कि विदेशी भाषाओं से आए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत शब्द या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि पेन इंग्लिश है, दवा, है ना, दोस्त, गैस, इंजन, स्टेशन, रेडियो, सब्जी, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब आदि बहुत सारे शब्द हैं जो कि विदेशों से, मतलब दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं। अब जैसे साइकिल हो गया, साइकिल क्या है? इंग्लिश शब्द है और अपन हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं साइकिल करके, तो ये क्या है? विदेशी शब्द है। समझ में आया? ठीक है। अब रचना के आधार पर, अभी तो हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा था, अब हम रचना के आधार पर देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं भला? वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर को अगर आप 2 भागों में बांट दिए, घ और रा, घ का कोई अलग मतलब है और रा का कोई अलग मतलब है क्या? नहीं। घ और रा वर्ण का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। अब दिन को अलग कर दिए दी और न, तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से इनको आप अलग करोगे ना, इनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका जरूर कोई मतलब होता है। तो इसे कहते हैं रूढ़ शब्द, मतलब इनके टुकड़े करने पर इनको कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक। अब देखते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि स्नान और घर को जोड़ दिए, क्या बन गया? स्नान घर। रेल और गाड़ी को रेलगाड़ी, रसोई और घर को रसोई घर, पाठ और शाला पाठशाला, व्यायाम और शाला व्यायामशाला। वैसे ही बागवान, चिड़ियाघर, नीलकमल आदि। मतलब अगर आप इसको अलग अलग भी देखोगे तो इनका मीनिंग होता है, और आप इसे जोड़कर भी देखोगे तो मीनिंग होता है। इसको कहते हैं यौगिक शब्द। क्लियर? अगला है योग रूढ़ शब्द। अब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने जो शब्द अपना एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि नीला
और कंठ, नीला का भी मतलब है, कंठ का भी मतलब है, लेकिन अब ये दोनों को जोड़कर आप जब लिखते हो नीलकंठ तो इसका दूसरा ही मतलब हमने देखा नीलकंठ, है ना। तो नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, कौन? शिव या फिर एक पक्षी। उसी तरह से दश आनन, दश मतलब दश यानी 10, आनन यानी सिर। तो लेकिन यहाँ दशानन का मतलब क्या हो रहा है? रावण। ठीक है। इसी प्रकार हिमालय, जलज, जलज यानी क्या होता है? कमल, मुरलीधर, पीताम्बर, लंबोदर आदि। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार से है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में, ध्यान से देखिएगा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब कोई शब्द है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि कमला, कमला स्कूल जा रही है, तो उसमें लिंग है कमला, लड़की है, और जा रही है ना। अगर उसी की जगह वो लड़का होता तो क्या होता? कमल स्कूल जा रहा है। इस प्रकार ये शब्द है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर बदल जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण और क्रिया। ये जो तीन चारों है ये बदल जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं। जैसे कुछ होता है ना, चाहे वो किसी भी तरह का, जैसे लिंग के आधार पर, यहाँ पर लिंग के, वचन के, काल के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अविकारी शब्द जो है उनमें इन्हें अवयव कहते हैं। ये किसी भी, कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण में सुंदर, ठीक है, तो सुंदर लड़की के लिए भी आएगा और लड़का के लिए भी आएगा। जैसे कितनी सुंदर लड़की है, ये कितना सुंदर लड़का है ना। समझ में आया? उसी प्रकार से ये विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब जैसे संबंध बोधक है तो उनके बीच में संबंध बताने के लिए भी, और विस्मयादि बोधक है, जैसे आप सरप्राइज हो तो ओ माय गॉड, है ना, हे भगवान, हे ईश्वर, अरे ओ, जैसे हम बुलाते हैं ना, तो उसमें कभी नहीं बदलता, वो एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के 3 भेद आधारों पर किए जाते हैं। शब्द के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं। किन किन के आधार पर? उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर 2 वर्गों में, विकारी और अविकारी। अब एक और बात हमने सीखा, ण, श, क्ष और ज्ञ वर्ण जिन शब्दों में आते हैं वे प्रायः तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कि कक्षा, किरण आदि। तो इस प्रकार से हमने शब्द संरचना को जाना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बार आप अच्छे से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।